मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग कृष्णा। गुड मॉर्निंग तनु। गुड मॉर्निंग कनिष्का। गुड मॉर्निंग अखिला। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग कशिश। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग कामिनी। चलो पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको दिए थे। तो कल जो हमने किया था 29th नंबर का जो एक क्वेश्चन था ना, इफ मास ऑफ अ planet is 2% of mass of earth, the ratio of gravitational pull of earth on the planet and that of planet on the earth will be। ये कर लिया है सभी ने? जल्दी बताओ। यस। सबने कर लिया ये वाला? हाँ या नहीं? और मैंने अभी अगर किसी से इंडिविजुअली पूछा और उसने कहा कि मैंने नहीं करा है या मुझे नहीं समझ आया, तो फिर मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। हम्म। अब नहीं हुआ, ठीक है। अब 4 लोगों का आ गया कि नहीं हुआ। तो बोलने में क्या दिक्कत होती है भाई? जल्दी जल्दी बता दिया करो ना। ठीक है। तो लाइक यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है, 1:1। अब ये इसलिए है, देखो, कल मैंने देखो जो बताया था ना इसके बारे में, ये लाइक मैंने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो है प्लेनेट पे और
प्लेनेट पे अर्थ का, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली ये मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपको पता है कि लाइक मान लो ये कोई प्लेनेट है और ये अर्थ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल का मतलब कि द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द प्लेनेट, यानी कि मान लो अगर ये अर्थ है और ये प्लेनेट है, तो ये जो है अर्थ इसको अपनी तरफ कितनी जोर से खींच रही है। मान लो मैंने इसको लिख दिया एफ अर्थ प्लेनेट, ठीक है। फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू प्लेनेट कितना है, ये हो गया। नहीं, ये फोर्स ऑन प्लेनेट ड्यू टू अर्थ कर देता हूँ, एफ पीई, ये जो फोर्स हो गया। और दूसरा जिसका रेशियो पूछा वो है दैट ऑफ प्लेनेट ऑन द अर्थ, यानी कि प्लेनेट जो है वो अर्थ को कितना जोर से खींच रही है, यानी कि एफ ऑन अर्थ ड्यू टू प्लेनेट, ठीक है। अब आपको ये पता है भाई न्यूटन थर्ड लॉ से कि जो ये होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। मतलब ये है कि भाई जितना जोर से ग्रेविटेशनल पुल अर्थ लगाएगा प्लैनेट पर, उतना ही प्लैनेट भी अर्थ पे लगाएगा, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब परसों बताया था, जब हमने ये करा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि भाई जितना फोर्स दो मासेस पर होता है, मतलब F12 की वैल्यू जो होती है माइनस F21 होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, साइन का, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों लग रहे होंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर आप रेशियो निकालोगे ग्रेविटेशन पुल का, तो वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर two equal point masses are separated by a distance d1. The force of gravitation acting between them is F1. If the separation is decreased to d2, then the new force of gravitation F2 is given by. बताओ क्या होगा। बस दोनों का लिखकर और उनको डिवाइड करना था, F2 F1 को। ये तो कर लिया होगा। बताओ। 30th वाला किया है या नहीं किया है, प्लीज आंसर करो। निकिता कह रही सी, कामिनी कह रही बी, बाकी ने नहीं किया है। तन्नू का बी, मधु का बी। स्मृति क्या है आपका आंसर। स्मृति, सी है तो बोल क्यों नहीं रहे हो, मतलब जब मैं नाम लेके बोलूंगा तभी बताओगे। तो देख लो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें क्या कह रहा है कि टू इक्वल पॉइंट मासेस, ठीक है। तो दो इक्वल यहाँ पर पॉइंट मासेस हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है d1 फर्स्ट केस में, ठीक है। और ये लिखा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग एक्टिंग बिटवीन देम इज F1। तो F1 ये है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है टू इक्वल पॉइंट मासेस है, तो मैं स्मॉल m और स्मॉल m कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, g स्मॉल m अपॉन d1 स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिया,
उसके बाद ये बोला है कि इफ द सेपरेशन इज डिक्रीज्ड टू D2, अगर मान लो हम इसका सेपरेशन जो है D2 तक घटा देते हैं, मान लो ये M था, अब उसके बाद यहाँ पर M आ गया है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो D2 है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि कभी भी जैसे डिक्रीज्ड टू या इंक्रीज्ड टू आता है, मतलब कि उस चीज को उतना कर दिया गया है। तो डिक्रीज्ड टू D2 यहाँ पर लिखा है, यानी कि D2 कर दिया गया उसको। अगर ये होता कि डिक्रीज्ड बाई D2, इसका मतलब होता कि D2 जो है D1 में से घटाया गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू GMM अपॉन D2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, F1 और F2 का रेशियो GMM अपॉन D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर अपॉन G इंटू M, GMM कैंसिल हो गया, क्या बचा D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, F2 की वैल्यू निकालनी है। तो F2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, F2 को ले जाओ राइट हैंड साइड में, और F1 ये रहा, और ये क्या होगा, चलो इसको दोबारा लिख देता हूँ, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर। तो F2 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, F1 इंटू D1 अपॉन D2 स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो अपने आप को अगले साल के ड्रॉप के लिए देखें, ठीक है, कि मतलब अगले साल भी उनको ड्रॉप लेना पड़ सकता है, ठीक है। या तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, या फिर आप जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे करने में, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाना था, और वो भी अगर नहीं हो रहा तो फिर रहने दो, फिर फिजिक्स नहीं होनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फीयर ऑफ masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। और बाकी लोग जल्दी से बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। पहले उसने बोला कि भाई बीच में उनके एयर है, उसके बाद उसमें एक लिक्विड डाल दिया गया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। तो भाई लिक्विड डालो, सॉलिड डालो, कुछ भी डालो मीडियम में बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना पहले था उतना ही रहेगा। या वैक्यूम करो उसमें, कुछ भी करो, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इक्वल masses ऑफ m kg are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC and a mass capital 2m is placed at the centroid G of the triangle as shown in below. The force acting on a mass 2m placed on the centroid G of the triangle is, ये किया है किसी ने, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ए, अच्छा, ए है क्या इसका, ए तो पिछले वाले का था, इसका बताओ अब जल्दी से, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले का। बी नहीं आया, और किसको आया है किसको नहीं आया है, जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं आया, तो देख लो इसे करना कैसे है। आपको 3 पॉइंट मासेस दिए हैं, पूरा नहीं हो पाया, तो भाई यहाँ आधा करने का तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि वहाँ ओएमआर शीट में या जो भी आपको जैसे भी एग्जाम देना है, वहाँ आपको एक ऑप्शन चूज करके आना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आधा कर लिया था।
तो ये लाइक तीन मासेस हैं यहाँ पर, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, ठीक है। ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, ये है कैपिटल सी। उसके बाद यहाँ पर इसके सेंट्रोइड जी पर एक मास 2m रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज ये दी है कि जो ए जी है वो इज इक्वल टू बी जी है, इज इक्वल टू सी जी है, और इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसे लाइक अगर मेरे को लिखना है तो ए जी ये हो गया, ठीक है, बी जी ये वाला हो गया, और सी जी ये वाला साइड हो गया। तो ये तीनों जो है आपकी 1 मीटर के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि भाई 2m वाला जो मास है, ठीक है, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब आप इसे करोगे कैसे? आप पहले एक्स कंपोनेंट निकालोगे, सारे एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फिर वाई डायरेक्शन के फोर्सेस निकालोगे, एंड उनके बाद उनका रिजल्टेंट निकाल दोगे, ठीक है। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो, तो ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको ये पता है कि भाई इसमें सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया, ये वाला पूरा एंगल हो गया, और ये वाला पूरा एंगल हो गया। तो ये सारे के सारे 60 डिग्रीज के हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, इसके बीच में ये जो तीन आपके एंगल बनेंगे ये वाले, ठीक है, तीन जो एंगल बनेंगे मेरे को ये बताओ कि इनका सम कितना होगा। सेंटर में जो तीन एंगल बनेंगे ये वाले, ठीक है, एक आपको रेड में दिख रहा है, एक आपको ये ब्लैक में मैंने बना दिया, और एक एक मैंने आपको ग्रीन में बना दिया। इन तीनों एंगल का अगर मैं सम लेता हूं तो कितना आएगा सेंटर पे? 360, ठीक है। कंप्लीट एंगल बन रहा है ये, मतलब सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल जैसा एंगल बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 360 कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई ये आपको पता है, जो ये ए जी बी जी और सी जी, ये सारी की सारी साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाकी के तीन भी कैसे ट्रायंगल बन जाएंगे, मतलब जो भी है। तो बाकी के ये जो तीन, मतलब ये जो तीन एंगल रहेंगे कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो इनके, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, सी जी बी जी और ए जी, और सेंट्रोइड से मिल रहे हैं, तो सेंट्रोइड से जब ये मिलते हैं, इसके जो वर्टेक्स होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं बीच में से। तो आप चाहो तो वैसे भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 120 120 के बीच में यहाँ पर एंगल होंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। तो अब हमें पहले एक्स एक्सिस में सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, और वाई एक्सिस में फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो फोर्स ये वाला, मतलब ये जो मास एम है, ये मास एम इस पर इधर ऐसे करके फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एम है वो इस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो ऊपर वाला है वो इस तरीके से मास एम जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। और यहाँ बीच में क्या है, 2m का मास है आपका, और ये जी पॉइंट है, यानी कि सेंट्रोइड है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक्स एक्सिस में फोर्सेस निकालोगे, ठीक है, तो देखो इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे हम। हमें एक एंगल पता करना होगा इसमें, सेंटर पे जो इसका फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। तो सेंटर पे ये इस तरीके का एक फोर्स है। तो इस तरीके का जब ये फोर्स होगा तो इसका मतलब है कि इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये एफ है, और हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, ठीक है, या ऊपर वाला एंगल चाहिए। तो ये जो एंगल हम निकालेंगे,
ये वाला, ठीक है। तो देखो अब कैसे होगा ये। ये आपने मैंने आपको दिखा दिया कि लाइक फोर्स को मैंने पीछे तक एक्सटेंड करा तो फोर्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसी तरीके से मान लो ये वाले फोर्स को मैं इधर ले जाता हूँ, जो कि आपका बी पॉइंट पे मास एम से आ रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स आपका इस तरीके से चला जाएगा, और इधर भी इसका क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये फोर्स एफ इधर जा रहा है, ये किसकी वजह से, जो बी पॉइंट पे मास रखा है। और रेड कलर से जो मैंने फोर्स इधर बनाया है, ये आपका किसकी वजह से, जो मास सी पॉइंट पे रखा है, ठीक है। तो ये आपके फोर्सेस हो गए, और इसको मैंने क्या करा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है कि लाइक ये जो आपको लाइन दिख रही है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये मतलब आधा जो कंपोनेंट किसका, रेड का, मतलब रेड में जो आपका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट बना है और जो वाई एक्सिस में आपका कंपोनेंट बना है, ठीक है। तो ये जो लाइन अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और बीसी के पैरेलल है। तो बीसी के पैरेलल हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला हो गया, और इसके सामने जो मैंने ब्लैक से बनाया था वो वाला एंगल। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई सारे एंगल जो है वो कितने के होंगे, वो 120 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक 120 के सारे थे। तो ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल होगा, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्रीज का होगा, ठीक है। अब 180 में से आपने क्या करा कि ये जो बीच वाला एंगल था, मतलब एफ और एफ के बीच में जो आपको एंगल दिखेगा वो कितना था, 120 था। तो 180 में से 120 को आप जब माइनस करोगे तो 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री जो है ये वो इन दोनों एंगल का सम है, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। तो अगर इनमें से एक का सम, मतलब एक का अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड की, एक एक एंगल का सम, मतलब वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 60 डिग्री के दो है ये और ये इक्वल होंगे, तो इस वजह से ये क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये इसके सामने वाला एंगल, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 30 डिग्री के बराबर है। अब आप यहां से कर सकते हो, तो मैं अब इसको सबको रिमूव कर देता हूँ, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, और इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री, और ये भी हो गया इधर 30 डिग्री। मैंने आपको बता दिया पूरा आधा, जो मतलब आधा जो एंगल होगा पूरा स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 में से 120 माइनस करोगे, 60 डिग्री बचेगा, और 60 के दो हाफ हो जाएंगे, 30 30, ठीक है। तो अब ये ऐसे बन गया। अब हम एक्स एक्सिस में निकाल रहे थे कि एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और इधर वाला भी कंपोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री। लेकिन ये कैसा होगा, माइनस वाली डायरेक्शन में, बिकॉज लेफ्ट साइड में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे, और राइट साइड वाला जो है वो पॉजिटिव होगा। तो टोटल जो ये हो गया वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस 30 माइनस एफ कॉस 30। तो इसका मतलब दोनों ने आपस में, इन दोनों, मतलब इन दोनों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि देख सकते हो आप इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। यानी कि यहाँ पर इसका सम जो आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। उसी तरीके से हम एफ वाई निकालेंगे, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग अब निकालेंगे हम कि इस पर जो फोर्सेस हैं वो कितने लग रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जब आप मास देखोगे ना, जो ऊपर ए पॉइंट पे मास रखा है, तो वो आपका एक्स एक्सिस पे जो लगा रहा होगा फोर्स, उससे जी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका जो वाई कंपोनेंट है, यानी कि एफ पे जो, मतलब ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये इधर की तरफ जो इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर आप देखोगे इसका मान लो एक्स कंपोनेंट, मतलब ये तो सीधा सीधा ही लग रहा है, ठीक है। इसके एक्स और वाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वाई, इसका एक्स कंपोनेंट कुछ है ही नहीं। अब एक्स कंपोनेंट इसलिए नहीं है बिकॉज ये क्या है आपका, ये वाला फोर्स आपके एक्स एक्सिस के ठीक क्या है, पैरेलल है, ठीक है, जो मास एम की वजह से लग रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, एंड जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर अगर हम वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं सारे फोर्सेस, तो पहला तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, मतलब अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, तो ऊपर अगर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, तो एक ये वाला एफ है और एक ये वाला एफ है, और इन दोनों के वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों के अगर वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है तो मैं इनको ले लेता हूं, तो कितने कितने हो जाएंगे, एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, तो मैंने इन्हें पॉजिटिव ले लिया। अब जो ऊपर ए पॉइंट पे मास एम रखा है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन में नेगेटिव ले लूंगा, तो ये हो गया माइनस एफ, ठीक है। ये मैंने माइनस एफ ले लिया। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ साइन 30 एफ साइन 30 2 एफ साइन 30 हो गया, माइनस एफ हो गया, ये कितना आ जाएगा, 2 एफ साइन 30,
यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, -f हो गया। तो यहां से ही देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, f माइनस f आ गया, यानी कि ये भी 0 के बराबर आ गया, ठीक है। और अगर आप रिजल्टेंट अब निकालना चाहोगे, यानी कि f नेट अगर निकालोगे, तो कैसे निकालते थे हम रिजल्टेंट, fx का स्क्वायर प्लस fi का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि fx वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 i कैप लिख सकते हो उसे, ठीक है। और fy वाला कंपोनेंट 0 j कैप। तो आपका जो f नेट का वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप बन जाएगा। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ऐसे तो निकालते हो, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और उनका रूट निकाल देते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो 0 जो है यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्सेस का, ए बी और सी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से आपको बात एक समझ ये आ जानी चाहिए कि भाई नीचे वाले जो दो मासेस की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो जो है ऊपर वाला जो ए पर रखा हुआ मास है उसकी वजह से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो लाइक फ्यूचर में कभी भी लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे इसका आंसर आ जाना चाहिए कि भाई सेंटर पे कोई भी मास रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे इक्वल मासेस रखे हैं, ठीक है, तो बीच में अगर इसके सेंट्रोइड पे कोई मास रखा हुआ है तो उस पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो लाइक आप इसको एक ऐसा मतलब रूल समझ सकते हो कि ये रूल हर जगह वैलिड होगा, सेंटर पे कुछ भी मास रखा हो लेकिन कॉर्नर पे इक्वल मासेस होने चाहिए, अगर कॉर्नर पे इक्वल मास नहीं होंगे तो फोर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और इन सब की वैल्यू एफ 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 इसलिए ली बिकॉज यहाँ पर सारे मासेस बराबर हैं, अगर ये सारे मासेस बराबर नहीं होते तो वैल्यू फिर कुछ और हो सकती थी। क्योंकि जब आप यहाँ पर एफ जो वैल्यू है, बेसिकली ये जो मैंने एफ लिखा है ना, एफ है क्या, एफ अगर आप न्यूटन्स लॉ से निकालोगे तो क्या होगा, जी m1 m2, m2 क्या आपका 2m वाला मास है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया था 1 का स्क्वायर, 1 मीटर दिया था ना ए जी सी जी और बी जी, ठीक है। तो m और 2m के बीच का ये फोर्स है कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ जो है तीनों में सेम है, इस वजह से कैपिटल एफ से ही हमारी कैलकुलेशन होगी। अगर ये अलग अलग होते हैं मान लो मासेस, तो हमें फिर कैपिटल एफ की वैल्यू F1 F2 F3 इस तरीके से निकाल के अलग अलग रखनी पड़ती है, ठीक है। आगे समझे वाला। यस सर। यस सर। चलो ठीक है फिर, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, three uniform spheres of mass capital M and radius R each are kept in such a way that each touches the other two. The magnitude of the gravitational force on any of the spheres due to, ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूँ लाइक इसको कैसे करना है। तो आपसे बोला गया कि तीन यूनिफॉर्म स्फीयर हैं जिनका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, इनको ऐसे रखा गया कि वो मतलब उनमें से एक जो है बाकी दूसरे को टच करता है, यानी कि बेसिकली तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो लाइक यहाँ पर इसका जो फिगर होगा वो ऐसा होगा, एक ही हो गया, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये कुछ ऐसे बनाए कि तीन यूनिफॉर्म स्फीयर है, कैपिटल मास मतलब मास जो है वो कैपिटल एम है इन तीनों का, ठीक है। तो मास जो है वो क्या हो गया, कैपिटल एम तीनों का हो गया, और रेडियस जो इनकी दी है वो आपको कैपिटल आर के बराबर दी है। तो अब आपसे पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ दिस स्फीयर्स ड्यू टू द अदर टू इज, यानी कि क्या करेंगे, हम एक को कंसिडर कर लेंगे जिस पर हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, इजी से ही है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है।
यहाँ पर मान लो इसके सेंटर हो गए। ठीक है, तो लाइक ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में और ये जो डिस्टेंस होगा, यानी कि सेंटर टू सेंटर जो इनका डिस्टेंस हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा बताओ? सेंटर टू सेंटर किसी भी दो स्फेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा अगर उनकी रेडियस आर है तो? 2R 2r होगा। ठीक है, 2R। तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 2r हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाला 2r हो गया, यहां से लेके यहां तक ये वाला भी 2r हो गया, और यहां से लेके यहां तक भी ये वाला 2r हो गया। ठीक है, बिकॉज रेडियस आर है तो r प्लस आर यानी कि 2r के बराबर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि आपको ये पता है कि 2r 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 ये हो गए हैं, तो ये क्या बेसिकली बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से बन गया। ठीक है, जिसकी साइड क्या है यहाँ पर, मतलब इसको पॉइंट दे देता हूं मैं ए। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी सी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और देखो जब भी कभी स्फेयर का केस आता है ना, तो स्फेयर के केस में हम ऐसे ही मानते हैं, मान लो कोई भी बॉडी होती है तो हम हमेशा यही मानते हैं कि भाई उसका जो मास है उसके लगभग लगभग सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, एज पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी वो उसके ठीक सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पर लाइक जो ए बी सी पॉइंट मैंने बनाए, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई मास इनका कंसंट्रेटेड यहाँ पर है और यहीं से क्या लगा रहे होंगे? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम कोई भी एक स्फेयर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको कह देता हूँ ये फर्स्ट स्फेयर है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला स्फेयर आप बस कंसीडर करो, फोर्स ऑन फर्स्ट स्फेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले स्फेयर पे हम कंसीडर कर रहे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट स्फेयर। ठीक है, ड्यू टू सेकंड एंड थर्ड। तो उसने ये बोला है कि भाई किसी भी एक स्फेयर पे बाकी दो की वजह से कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा वो आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला कंसीडर कर लिया और उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई सेकंड और थर्ड की वजह से फोर्स यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो ठीक है, मान लो पहले क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड कर देते हैं इसको पहले। अभी सेकंड एंड थर्ड नहीं करे, सेकंड और थर्ड। मतलब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट वाले पे सेकंड की वजह से अभी देख रहे हो कि कितना फोर्स होगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्फीयर को देखोगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू जी M1 M2। M1 M2 का मतलब कैपिटल M कैपिटल M, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी कि डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस यहाँ पर 2r के बराबर है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया आपका GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। तो ये वाला जो आपको फोर्स मिला है ये मिला है फर्स्ट और सेकंड स्फीयर के बीच में। अब अगर आप यहां पर क्या निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो कि भाई सेकंड और थर्ड दोनों की वजह से। अब आप एक चीज यहां पर ये देखोगे कि भाई ये जो आपका फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर है ड्यू टू सेकंड, ठीक है, और इतना ही क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू थर्ड भी होगा, इसका भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हो, जी M1 M2 में M1 M2 तो सेम ही रहेगा और आर स्क्वायर में डिस्टेंस फिर से 2r हो जाएगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड ये हो गया GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, और फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू थर्ड ये भी आपका क्या हो जाएगा, GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारी वैल्यू आई है F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू, हम इसको कैपिटल F के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, बिकॉज इनका जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है, तो हमने इसको क्या करा, कैपिटल F के बराबर मान लिया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई मतलब A पर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, A पर जो फोर्स लग रहा है B की वजह से, वो उसकी डायरेक्शन मान लो मैंने इधर को बना दी, और C से जो फोर्स लग रहा है A पर उसकी डायरेक्शन मान लो मैंने इधर बना दी। अब इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ पर एंगल कंसिडर करते हो तो एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बता दी ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दो फोर्सेस अगर यहाँ पर लग रहे हैं और उनके बीच में यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। मान लो एक फोर्स आपका इधर चला जाएगा और एक फोर्स इधर चला जाएगा, और इनके बीच में जो एंगल होगा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आपको पता है भाई फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, F1 और F2 के फोर्सेस का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F1 स्क्वायर का मतलब हमने F ही माना है दोनों फोर्सेस को, तो F स्क्वायर हो गया प्लस F स्क्वायर हो गया
प्लस 2f फिर cos थीटा, थीटा की वैल्यू यानी कि 60 डिग्री हो गई, तो ये कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया 2f स्क्वायर हो गया प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई, ठीक है 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट यहाँ पर 3f स्क्वायर बचा। अब एफ स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा f रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो f रूट 3 जो है हमें ये मिल गया है, और f रूट 3 का मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पर f की वैल्यू रख देंगे, तो f की जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली थी क्या थी gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इंटू रूट 3, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट 3 बाई 4 gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपकी यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हो गई नेट फोर्स की, जो कि बाकी दो स्फेयर्स की वजह से एक स्फेयर पे लग रहा है, तो ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सभी को कैसे किया ये? यस सर। अब ये बताओ नेक्स्ट वाला आप लोगों ने कर रखा है नहीं कर रखा है, जो स्क्वायर वाला दिया हुआ है, अ पॉइंट मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड a यूनिट्स, तो आपको बताना है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा मास m पे ड्यू टू मासेस m1 एंड m2। सी होगा कशिश, अच्छा m1 m2 m1 m2, ठीक है। चलो 34 का तो आसान ही है, ठीक है। अब 34 का आसान इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हो कि सेंटर पे मास m रखा है, चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉर्नर पे देखोगे जो डायगोनल है आपका, यानी कि ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे मासेस क्या है m1 m1 है, और बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मासेस आपके m2 m2 है, तो जितना जितना फोर्स लगा रहे होंगे भाई वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। जितना डी एम पे लगाएगा उतना ही बी वाला जो मास है m2 वो आपका एम पे लगाएगा, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मतलब जो डायगोनल पे उनका रिजल्टेंट जीरो, तो दोनों डायगोनल पे रिजल्टेंट जीरो, इसका मतलब ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद 8:20 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।